हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। अगाथा क्रिस्टी की मशहूर नावल एबीसी मर्डर्स पार्ट 1। जून 1935 में मैं लगभग 6 महीने के लिए दक्षिणी अमेरिका स्थित अपने रान से घर आया। वह हमारे लिए बहुत मुश्किल समय रहा था। हर किसी की तरह हम भी दुनिया भर में छाई मंदी को झेल रहे थे। मुझे इंग्लैंड में कई कामों को देखना था, इसीलिए मुझे लगा कि उन्हें खुद अपने ढंग से काम करने पर ही मैं सफल हो पाऊंगा। मेरी पत्नी रांच का प्रबंध करने के लिए पीछे रुक गई। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि इंग्लैंड पहुंचने पर मैंने सबसे पहले जो काम किए उनमें एक था अपने दोस्त हरक्यूल पायरो से मिलना। वो लंदन में नए बने सर्विस फ्लैट्स में से एक में रह रहा था। मैंने उस पर आरोप लगाया और उसने इसे मान भी लिया कि उसने ये जगह उसके ज्योमेट्री के आधार पर बने बाहरी रंगरूप और आकार के लिए चुनी थी। हाँ मेरे दोस्त, इसका संतुलन बहुत लुभावना है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मैंने कहा कि मेरे विचारानुसार कभी कभी चौकोर कुछ ज़्यादा ही चौकोर हो सकता है, और एक पुराने मजाक को दोहराते हुए पूछा कि क्या इस अति आधुनिक सराय में मुर्गियों को चौकर अंडे देने के लिए उकसाया जा सकता है? पायरो दिल खोल कर हंसा। आह, तुम्हें याद है? अफसोस नहीं, विज्ञान मुर्गियों को नई पसंद के अनुसार चलने के लिए नहीं मना सका, और वे अभी भी अलग अलग आकार और रंगों के अंडे देती है। मैंने प्यार भरी नज़र से अपने दोस्त को देखा। वह असाधारण रूप से स्वस्थ लग रहा था। जब मैंने उसे पिछली बार देखा था उससे एक दिन भी बड़ा नहीं। तुम बहुत अच्छी हालत में लग रहे हो पायरो, उम्र बड़ी ही नहीं जैसे। अगर ये मुमकिन हो सकता तो मैं कहता कि तुम्हारे सिर में पिछली बार से भी कम सफ़ेद बाल है। पायरो मुस्कुराया। संभव क्यों नहीं, ये काफ़ी हद तक सच है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे बाल काले से सफ़ेद होने की बजाय सफ़ेद से काले हो रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन साइंस के मुताबिक तो ये नामुमकिन है। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अजीब बात है, कुदरत के खिलाफ। हमेशा की तरह हेस्टिंग्स, तुम्हारा मन साफ है और शक से खाली। वक्त तुम्हारा ये गुण नहीं बदल पाया। तुम कोई सच्चाई देखते हो और उसी सांस में खुद ही उसका हल भी ढूंढ लेते हो, बिना इस एहसास के कि तुम ऐसा कर रहे हो। मैं उलझा सा उसे ताकता रहा। वह बिना एक शब्द भी बोले अपने बेडरूम में गया और हाथ में एक बोतल पकड़े वापस आ गया, जो उसने मुझे थमा दी। उस वक्त मैंने बिना कुछ समझे उसे पकड़ लिया। उस पर लिखा था, रिवाइव इट, बालों का कुदरती रंग लौटाने के लिए। रिवाइव इट डाई नहीं है, 5 रंगों में, ऐश, भूरा, टाइशियन, कत्थई, काला। पायरो, मैं चिल्लाया, तुमने अपने बाल रंगे हैं? आह, तुम समझ गए। तो इसलिए तुम्हारे बाल पिछली बार से ज़्यादा काले लग रहे हैं। एकदम सही। डियर मी, मैंने आघात से उभरते हुए कहा, शायद अगली बार मैं आऊँगा तो तुम्हें नकली मूछें लगाए हुए भी पाऊँगा, या तुम इस समय भी लगाए हो। पायरो सकपकाया। उसकी मूछें हमेशा उसके लिए एक नाजुक मुद्दा रही थी। उसे उन पर असाधारण गर्व था। मेरे शब्दों ने कच्चे घाव को छू लिया। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि वह दिन अभी बहुत दूर हो। नकली मुझे कितना घिनौना। मुझे उनके असली होने का यकीन दिलाने के लिए उसने उन्हें खींचा। यह अभी भी घनी है, मैंने कहा। है ना, पूरे लंदन में मैंने अपनी मूछों जैसी और मूछें नहीं देखी। रंगने का काम अच्छी तरह किया है, मैंने मन में सोचा, परंतु मैं किसी भी कीमत पर यह कहकर पायरो की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता था। इसकी बजाय मैंने पूछा कि क्या वह अभी भी कभी कभी अपना काम करता था? मैं जानता हूँ तुम कई साल पहले रिटायर हो चुके हो। सच है, सब्जियाँ उगाने के लिए तभी एक हत्या हो जाती है और मैं सब्जियों को शैतान के हवाले कर देता हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या कहोगे। मैं उस मुख्य गायिका की तरह हूँ जो अपना आखिरी शो प्रस्तुत तो कर देती है, परंतु वह आखिरी शो अनगिनत बार दोहराया जाता है। मैं हंस पड़ा। सच में ऐसा ही हुआ है। हर बार मैं कहता हूँ बस ये आखिरी केस है, लेकिन नहीं, कुछ और हो जाता है। मैं मानता हूँ दोस्त कि रिटायरमेंट की मुझे कोई परवाह नहीं। अगर दिमाग के छोटे छोटे ग्रे सेल्स से काम न लिया जाए तो उन्हें जंग लग जाती है। मैं समझता हूँ तुम उनसे संयम से काम लेते हो। बिल्कुल सही। मैं सोच विचार कर केस चुनता हूँ। अब हरक्यूल पायरो के लिए सिर्फ चुनिंदा जुर्म। क्या काफ़ी चुनिंदा जुर्म हुए हैं? नॉट बैड। ज़्यादा समय नहीं हुआ जब मैं बाल बचा। असफलता से? नहीं नहीं, पायरो हैरान हुआ।
मैं हरक्यूल पायरो लगभग खत्म ही कर दिया गया था। मैंने सीटी बजाई। साहसी हत्यारा, इतना साहसी नहीं जितना लापरवाह, पायरो ने कहा। मगर उसकी बात नहीं करते। तुम जानते हो हेस्टिंग्स, कई मायनों में मैं तुम्हें अपना मैस्कट मानता हूँ। सच? किस तरह से? पायरो मेरे सवाल का सीधा जवाब न देकर कहता रहा। जैसे ही मैंने सुना कि तुम आ रहे हो, मैंने अपने से कहा कि अब कुछ न कुछ होगा। पुराने दिनों की तरह हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे। परंतु ये एक साधारण बात नहीं होनी चाहिए। कुछ, उसने उत्तेजना में अपने हाथ फहराए, कुछ पीछे भागने लायक, कुछ नफीस, बढ़िया होना चाहिए। कसम से पायरो, मैंने कहा, कोई भी सोचेगा कि तुम रिट्स में खाने का ऑर्डर दे रहे हो, जबकि तुम अपराध का ऑर्डर दे ही नहीं सकते। बिल्कुल सही है, उसने सांस भरी। लेकिन मैं किस्मत में यकीन रखता हूँ, तकदीर में। ये तुम्हारी तकदीर में है कि तुम मेरे साथ खड़े रहो और मुझे कोई भी ऐसी गलती करने से रोको जो माफ़ न की जा सके। तुम माफ़ न किए जाने वाली गलती किसे कहते हो? जाहिर सी बात को न देख पाना। मैंने मन ही मन ये बात समझने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाया। क्या ये महाअपराध हो चुका है? अभी नहीं, कम से कम, यानी। वह रुका। उसके माथे पर उलझन की सलवटें उभर आई। मैंने अनजाने में जो एकाध चीज़ उल्टी टेढ़ी कर दी थी, उसने सीधी करके रख दी। मैं पक्का नहीं कह सकता, वो धीरे से बोला। उसके स्वर में कुछ इतना विचित्र था कि मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। माथे की सलवटें बरकरार थी। अचानक सिर को झटक कर वह कमरे के दूसरे छोर पर बनी खिड़की के पास पड़े डेस्क तक गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि डेस्क का सामान इस प्रकार तरतीब से खानों में रखा था कि जो कागज़ उसे चाहिए था वो आसानी से उसके हाथ आ गया। हाथ में एक खुला पत्र लिए वह धीरे धीरे मेरे पास आया। बताओ मेरे दोस्त, वो बोला, तुम इससे क्या समझते हो? मैंने कुछ दिलचस्पी से कागज़ उसके हाथ से ले लिया। मोटे सफ़ेद कागज़ पर छपा हुआ था, मिस्टर हरक्यूल पायरो, तुम समझते हो ना कि तुम वह गुत्थियाँ सुलझा सकते हो जो हमारी मोटी बुद्धि वाली अंग्रेज़ी पुलिस के लिए मुश्किल है। चलो मिस्टर बुद्धिमान पायरो, देखते हैं तुम कितने होशियार हो। शायद तुम्हें इस उलझन को सुलझाना टेढ़ी खीर लगे। इस महीने की 21 तारीख को एंडोवर का ध्यान रखना। तुम्हारा ABC। मैंने लिफाफे पर नज़र दौड़ाई। वह भी छपा हुआ था, डाक मोहर WC1। मेरे डाक मोहर पर ध्यान देने पर पायरो ने कहा, क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में कोई पागल है? क्या तुम्हारा सिर्फ यही मानना है? तुम्हें ये किसी पागल जैसा नहीं लगता? हाँ दोस्त, लगता है। उसका स्वर गंभीर था। मैंने कुतूहल से उसकी ओर देखा। तुम इसे ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हो पायरो। दोस्त, पागल को गंभीरता से ही लेना चाहिए। पागल आदमी बहुत खतरनाक होता है। हाँ, ये तो सही है। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। मेरा मतलब था कि ये एक बेवकूफ़ाना किस्म का झांसा ज़्यादा लगता है। शायद किसी मनमोजी बेवकूफ़ ने 8 पीक के बाद एक और ले लिया हो। मतलब 9 क्या? कुछ नहीं, सिर्फ एक मुहावरा। मेरा मतलब था नशे में धुत, एक ऐसा आदमी जिसने कुछ ज़्यादा पी ली हो। शुक्रिया हेस्टिंग्स, नशे में धुत मुहावरा मैं जानता हूँ। हो सकता है जो तुम कह रहे हो उससे ज़्यादा कुछ न हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि? उसकी आवाज़ में असंतोष को भाप कर मैंने पूछा। पायरो ने अनिश्चय से सिर हिलाया, लेकिन कहा कुछ नहीं। तुमने इस बारे में क्या किया? मैंने पूछा। कोई क्या कर सकता है? मैंने जैब को खत दिखाया। उसका ख्याल तुम्हारे जैसा ही था, बेवकूफ़ी भरा झांसा। उसने यही मुहावरा इस्तेमाल किया। उन्हें स्कॉटलैंड यार्ड में इस तरह की चीज़ें रोज़ मिलती रहती है, मुझे भी। लेकिन इस बार तुम इसे गंभीरता से ले रहे हो। पायरो ने धीरे धीरे जवाब दिया। उस पत्र में कुछ ऐसा है हेस्टिंग्स जो मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे अपने ख्याल के बावजूद उसके स्वर ने मुझ पर असर किया। तुम क्या सोचते हो? उसने सिर को हिलाया और पत्र को उठाकर एक बार फिर डेस्क में रख दिया। अगर तुम इसे सच में गंभीरता से लेते हो तो कुछ कर नहीं सकते क्या? मैंने पूछा। हमेशा की तरह कार्रवाई करने वाला आदमी। लेकिन करने को है क्या? काउंटी पुलिस ने ये पत्र देखा है, मगर वे लोग भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। इस पर उंगलियों के निशान नहीं है, नहीं कोई ऐसा चिन्ह जिससे इसके लिखने वाले का अता पता लग सके। दरअसल ये सिर्फ तुम्हारी इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट नहीं हेस्टिंग्स, इंस्टिंक्ट गलत शब्द है। मेरा ज्ञान, बल्कि मेरा अनुभव मुझसे कहता है कि इस पत्र में कुछ गलत है।
शब्द नहीं मिले तो उसने हाथ से इशारा किया और एक बार फिर न में सिर इधर से उधर घुमाया। हो सकता है मैं तिल का ताड़ बना रहा हूँ, मगर इंतज़ार करने के अलावा करने को और कुछ भी नहीं है। 21 को शुक्रवार है। अगर एंडोवर के समीप कोई बहुत बड़ी डकैती पड़ती है तो आह, कितनी राहत होगी। राहत? मैं हैरानी से देखता रहा। ये शब्द बहुत अनोखा लगा। डकैती रोमांचकारी हो सकती है, लेकिन राहत भरी नहीं। पायरो ने असहमति में जोर से सिर हिलाया। तुम गलती में हो मेरे दोस्त, मेरा मतलब नहीं समझे। डकैती इसलिए राहत भरी होगी क्योंकि इससे मेरे मन से एक दूसरी बात का डर निकल जाएगा। किस बात का? हत्या का, हरक्यूल पायरो ने कहा। अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट अपनी कुर्सी से उठा और गंदे से बेडरूम को देखा। टेढ़े मेढ़े होकर बैठे रहने के कारण उसकी पीठ अकड़ गई थी और जब वह अपनी पूरी ऊंचाई में सीधा खड़ा हुआ तो उसे देखकर किसी को भी ये एहसास होता कि वह काफ़ी लंबा ऊंचा आदमी था। उसके झुके रहने और निकटदर्शी होने के कारण उसके बारे में गलत धारणा बन जाती थी। दरवाजे के पीछे लटके कोट तक जाकर उसने जेब में से सस्ते सिगरेटों का पैकेट और माचिस निकाली। सिगरेट सुलगाकर वह उस मेज़ पर वापस आ गया जहां वह बैठा हुआ था। एक रेलवे गाइड उठाकर पढ़ने लगा और दोबारा हाथ से लिखकर नामों की सूची बनाने के बारे में सोचने लगा। उसने पेन से सूची में लिखे पहले नाम पर सही का निशान लगाया। आज गुरुवार था, 20 जून। उस समय मैं भविष्य के प्रति पायरो की चेतावनी से प्रभावित हुआ था, परंतु मैं ये मानता हूँ कि 21 तारीख आने तक मेरे दिमाग से सारी बात निकल चुकी थी। और यह मुझे याद आया जब स्कॉटलैंड यार्ड का इंस्पेक्टर जैप मेरे मित्र पायरो को मिलने आया। सीआईडी के इस इंस्पेक्टर को हम वर्षों से जानते थे और उसने मेरा हार्दिक स्वागत किया। ओहो, तो कैप्टन हेस्टिंग्स आए हैं बियाबानों से। तुम्हारा यहाँ पायरो के साथ होना बिल्कुल पुराने दिनों की तरह है। अच्छे लग रहे हो, बस चांद पर थोड़े कमज़ोर। हम सभी के साथ ऐसा हो रहा है। मेरा भी यही हाल है। मैं थोड़ा सकपकाया। मैं तो समझता था कि ध्यान से बालों पर ब्रश करके बालों को एक ओर से दूसरी ओर ले जाने के बाद जिस कमजोरी का जैप जिक्र कर रहा था वो दिखाई नहीं देती होगी। खैर, जहाँ तक मेरा प्रश्न था, जैप कभी बहुत शऊर वाला नहीं रहा, इसलिए मैंने ऊपर से साहस दिखाया और माना कि हम सब जवान नहीं हो रहे थे, सिवाय श्रीमान पायरो के। जैप बोला, हेयर टॉनिक के लिए अच्छा खासा चलता फिरता इश्तिहार हो सकते हैं ये। चेहरे की फफूंद पहले से भी बेहतर उगती हुई, अधेड़ावस्था में मशहूर होना, आज के हर महत्वपूर्ण केस में उलझे होना भी, रेल रहस्य, विमान रहस्य, उच्च समाज में हुई मौतें। ओह, और ये यहाँ वहाँ सब जगह है। रिटायर होने से पहले ये कभी इतने मशहूर नहीं हुए। मैंने हेस्टिंग्स से पहले ही कहा है कि मैं उस गायिका की तरह हूँ जो हमेशा एक और अंतिम शो करती रहती है। पायरो ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम स्वयं अपनी ही मृत्यु के रहस्य की खोज करने में लग जाओ तो मुझे हैरानी नहीं होगी। दिल खोलकर हंसते हुए जैप ने कहा, ये एक विचार है, किताब में लिखा जाना चाहिए। ये काम तो हेस्टिंग्स को करना पड़ेगा। पायरो ने मुझे देखकर आंखें मिचकाई। फिर तो ये एक मजाक होगा, मजाक। जैप हंसा। मुझे समझ नहीं आया कि ये विचार इतना हास्यास्पद क्यों था। यह भी लगा कि ये मजाक भद्दा था। पायरो बेचारा बूढ़ा हो रहा है। अपने आने वाले अंत के विषय में मजाक उसे मुश्किल से ही भाएंगे। शायद मेरे हाव भाव से मेरी भावनाएं स्पष्ट हो गई क्योंकि जैप ने विषय बदल दिया। क्या तुमने पायरो की बेनाम चिट्ठी के बारे में सुना है? मैंने वह हेस्टिंग्स को दिखाई है, मेरे मित्र ने कहा। बेशक, मैं बोला, मैं तो भूल ही गया था। देखिए, किस तारीख का जिक्र था उसमें? 21 का। जैप ने कहा, मैं उसी के बारे में आया हूँ। कल 21 तारीख थी और सिर्फ जिज्ञासावश मैंने एंडोवर फ़ोन किया था। वह सिर्फ एक झांसा था, कुछ नहीं हुआ। एक दुकान के टूटे कांच किसी बच्चे ने पत्थर फेंके थे और एक जोड़ी पियक्कड़ और हुल्लड़बाज। पहली बार हमारा बेल्जियन दोस्त गलत सुराग के पीछे दौड़ रहा था। मुझे राहत हुई। मैं मानता हूँ, पायरो ने स्वीकारा। तुम इसे लेकर काफ़ी तनाव में थे, नहीं? जैप ने स्नेहपूर्वक कहा। हमें तो रोज़ इस तरह की दर्जनों चिट्ठियाँ मिलती है। जिन लोगों के पास करने को कुछ नहीं होता और जो ऊपर के माले में कुछ कमज़ोर होते हैं, वह ऐसी चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं। उनकी मंशा बुरी नहीं होती, बस एक प्रकार की उत्तेजना होती है। मैंने वाकई इस बात को इतनी गंभीरता से लेकर बेवकूफ़ी की। पायरो बोला, मैंने घोड़े के घोंसले में अपनी चोंच डाल दी। तुम घोड़ों और ततैयों को गड़बड़ कर रहे हो? मतलब? कुछ नहीं,
सिर्फ 2 अलग अलग कहावतें। मुझे चलना चाहिए। चोरी के गहनों की खरीद के सिलसिले में अगली गली में कुछ काम है। मैंने सोचा रास्ते में रुककर तुम्हारे दिल को कुछ तसल्ली दे दूँ। तुम्हारे ग्रे सेल्स को बेकार में काम करते देखना खेद की बात है। इन शब्दों और खुले दिल से हंसता हुआ जैब चला गया। जैब ज़्यादा बदला नहीं, क्यों? पायरो ने पूछा। वह उम्र में पहले से बहुत बड़ा लगता है, मैंने बदला लेने के अंदाज में छोड़ा। बिज्जू जैसा। गला साफ करके पायरो ने कहा, जानते हो हेस्टिंग्स, एक छोटा सा उपकरण है। मेरा हेयर ड्रेसर बहुत प्रतिभावान है। उसे सिर पर लगाकर ब्रश से अपने ही बाल उसके ऊपर फैला दिए जाते हैं। वह विग नहीं है, तुम समझते हो ना? परंतु पायरो, मैं ज़ोर से हंसा। हमेशा के लिए बता रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे हेयर ड्रेसर की कमबख्त इजादों से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे सिर के साथ क्या खराबी है? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसा भी नहीं कि मैं गंजा हो रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी तेज़ गर्मी से थोड़े बहुत बाल तो गिरते ही हैं। मैं एक बढ़िया हेयर टॉनिक ले लूँगा। एकदम सही। पैसे भी जैब का इससे क्या ताल्लुक? वो हमेशा से चोट करने वाला शैतान रहा है। हंसना हंसाना तो उसे आता ही नहीं। वो तो ऐसा है, जब कोई बैठ रहा हो और कुर्सी खींच दी जाए तो वह हंस देगा। इस बात पर तो बहुत से लोग हंस देंगे। यह तो नीरी नासमझी है। बैठने वाले व्यक्ति के नज़रिए से तो ज़रूर है। बहरहाल मैं अपनी खिंच पर काबू पाकर बोला, मैं मानता हूँ कि अपने बालों के कम होने को लेकर मैं ज़रा ज़्यादा ही भावुक हूँ। मुझे अफसोस है कि उस बेनाम चिट्ठी वाले केस में कुछ नहीं निकला। उसे लेकर मैं अवश्य गलत था। मुझे लगता था जैसे उस चिट्ठी में कोई गंध थी, उसकी जगह सिर्फ बेवकूफ़ी। अफसोस, मैं उस रखवाले कुत्ते की तरह बूढ़ा और शक्की हो गया हूँ, जो तब भी गुर्राता है जब कुछ होता ही नहीं। अगर मुझे तुम्हारी सहायता करनी है तो हमें कोई और मलाईदार अपराध ढूंढना होगा, मैंने हंसकर कहा। तुम्हें उस दिन का अपना कहा याद है? अगर तुम डिनर की तरह अपराध भी अपनी मर्जी से ऑर्डर कर सको तो तुम क्या चुनोगे? मैंने उसके विनोद में साथ दिया। मुझे सोचने दो, मेन्यू पर एक नज़र डालते हैं। लूटपाट, जालसाजी नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। यह तो ज़्यादा ही शाकाहारी है। हत्या होनी चाहिए, लाल लाल खून वाली हत्या, पूरे साजो सामान के साथ। जाहिर है खाने का पहला दौर। शिकार कौन होगा, मर्द या औरत? मेरे ख्याल में मर्द। कोई बड़ी तोप, अमेरिकी करोड़पति, प्रधानमंत्री, अखबार का मालिक। हत्या की जगह पुरानी जानी पहचानी लाइब्रेरी में क्या खराबी है? सही वातावरण के लिए ऐसी और कोई जगह नहीं। हथियार पुराना टेढ़ा मेढ़ा खंजर हो सकता है, या कोई भोथरा औजार जैसे पत्थर की मूर्ति। पायरो ने सांस भरी। या मैंने कहा, जहर भी हो सकता है, लेकिन वह हमेशा बहुत टेक्निकल हो जाता है। या फिर रात को गोली चलने की आवाज़। 1-2 खूबसूरत लड़कियां भी होनी चाहिए, सुनहरे बालों वाली। मेरा दोस्त बुदबुदाया। तुम्हारा वही पुराना मजाक। एक खूबसूरत लड़की पर बिना वजह शक किया जाना चाहिए। उसके और नौजवान के बीच कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। कुछ और लोग भी शक के घेरे में होने चाहिए। एक औरत, कुछ बड़ी आयु की, काली, खतरनाक, मृत आदमी का कोई दोस्त या प्रतिद्वंदी, और एक सीधा साधा सेक्रेटरी, छिपा रुस्तम, और एक धौस देने वाला तंदुरुस्त आदमी। एक जोड़ी नौकरी से निकाले गए नौकर, या जंगली जानवरों के रक्षक, या ऐसा ही कोई, और एक बेवकूफ़ इंस्पेक्टर, जैब जैसा। बस इतना सभी। मलाई से तुम्हारा आशय यही है, क्यों? लगता है तुम इससे सहमत नहीं। पायरो ने उदासी से मुझे देखा। तुमने तो आज तक लिखी गई तमाम जासूसी कहानियों का सार निकाल दिया है। खैर, तुम क्या ऑर्डर करोगे? पायरो ने आंखें बंद करके कुर्सी पर पीछे की ओर टेक लगा ली। उसके होठों से गुरगुराहट की आवाज़ आती रही। एक सीधा साधा अपराध, बिना किसी गुत्थी के एक अपराध, सीधी सादी घरेलू जिंदगी का अपराध, बिल्कुल बिना उत्तेजना के, बहुत करीबी। जुर्म करीबी कैसे हो सकता है? मान लो, पायरो धीमे से बोला, कि 4 लोग ब्रिज खेलने बैठते हैं और एक व्यक्ति अलग थलग सा चिमनी में जलती आग के पास बैठ जाता है। शाम ढलते ढलते आग के पास बैठा आदमी मृत पाया जाता है। चारों में से एक, जिस समय वह खेल में डमी है, उस तक जाकर उसे मार देता है, और बाकी तीनों जो खेल में मगन हैं इस ओर ध्यान नहीं देते। जुर्म हो गया। चारों में से किसने किया होगा? मुझे तो इसमें कोई उत्तेजना नज़र नहीं आती। पायरो ने नाराज़गी से मेरी ओर देखा। हाँ, नहीं देती, क्योंकि कोई अजीब ढंग से आड़े तिरछे चाकू नहीं है, ब्लैकमेल नहीं है,
ऐसा हीरा पन्ना नहीं जो किसी देवी देवता की मूर्ति से चुराई गई आग की पुतली था। पूर्व का ऐसा जहर नहीं जिसका पता न लगाया जा सकता हो। तुम्हारे अंदर एक ड्रामेबाज की आत्मा है हेस्टिंग्स। तुम्हारी तसल्ली के लिए एक हत्या नहीं, हत्याओं की पूरी कड़ी चाहिए। मैं मानता हूँ, मैंने कहा, कि किताब में दूसरा खून होने पर मज़ा आने लगता है। अगर हत्या पहले ही अध्याय में हो जाती है और आपको अंतिम पृष्ठ तक हर किसी की एलिबाई की बात को मानकर चलना पड़ता है तो ये सब काफ़ी उबाऊ लगने लगता है। टेलीफोन की घंटी बजी और पायरो उसे सुनने के लिए उठा। हेलो, वो बोला। हेलो, हाँ, मैं हरक्यूल पायरो बोल रहा हूँ। एक दो पल सुनने के बाद उसका चेहरा बदल गया। बातचीत का उसके वाला हिस्सा छोटा और असंबद्ध था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हाँ हम आएंगे। जाहिर सी बात है, आप जो कह रहे हैं हो सकता है वैसा ही हो। हाँ, मैं वह ले आऊँगा, जल्दी ही मिलते हैं। उसने रिसीवर रख दिया और कमरे पार करके मेरे पास आ गया। हेस्टिंग्स जैब था फ़ोन पर। वह अभी अभी स्कॉटलैंड यार्ड वापस पहुंचा था। एंडोवर से एक संदेश था। एंडोवर? मैं उत्तेजित होकर बोला। पायरो धीरे धीरे बोला। ऐशर नाम की एक बूढ़ी औरत जो सिगरेट और अखबार की दुकान चलाती थी, उसकी हत्या हो गई है। मैं ज़रा निराश हो गया। एंडोवर का नाम सुनकर जगी मेरी दिलचस्पी कुछ ठंडी हो गई। मुझे किसी अनोखी बात की आशा थी। साधारण से हटकर छोटी सी दुकान चलाने वाली किसी औरत का खून घटिया और नीरस लगा। पायरो उसी धीमी गंभीर आवाज़ में कहता रहा। एंडोवर, पुलिस समझती है कि जिस आदमी ने ये किया है वह उसे पकड़ सकती है। मैंने निराशा की एक और लहर महसूस की। ऐसा लगता है कि उसके अपने पति के साथ रिश्ते खराब थे। पति ने कई बार उसे जान से मारने की धमकी दी थी। फिर भी पायरो ने बोलना जारी रखा। जो कुछ भी हुआ है उसको देखते हुए पुलिस उस पत्र को दोबारा देखना चाहेगी जो मुझे मिला था। मैंने कह दिया है कि तुम और मैं तत्काल एंडोवर के लिए चल पड़ेंगे। मेरा मन फिर पुलक उठा। ये अपराध कितना भी तुच्छ लगे, था तो अपराध ही, और मुझे किसी भी अपराध या अपराधी से वास्ता पड़े बहुत समय हो गया था। पायरो के अगले शब्दों को मैंने सुना ही नहीं, परंतु वो बाद में अपनी सार्थकता के साथ मुझे याद आने लगे। ये शुरुआत है, हरक्यूल पायरो ने कहा। एंडोवर में इंस्पेक्टर ग्लेन ने हमारा स्वागत किया, जिसकी शख्सियत लंबी, ऊंची, सुनहरे बालों और आकर्षक मुस्कान वाली थी। मेरा ख्याल है कि बात को छोटा करने के लिए मुझे इस केस के मोटे मोटे तथ्य बता देने चाहिए। अपराध का पता पुलिस कांस्टेबल डोवर को 22 तारीख की रात 1 बजे लगा। अपनी गश्त के समय उसने दुकान के दरवाजे को जांचा और पाया कि कुंडा खुला था। वो भीतर चला गया और सोचा कि दुकान खाली है। काउंटर पर टॉर्च का प्रकाश डालने पर उसे बुढ़िया का गठरी जैसा शरीर दिखाई दिया। जब पुलिस सर्जन स्थल पर आया तब पता चला कि बुढ़िया को सिर के पीछे किसी भारी चीज़ से मारकर तब ढेर कर दिया गया था जब शायद वह काउंटर के पीछे बने शेल्फ पर से सिगरेट का पैकेट उठा रही थी। उसकी मृत्यु शायद 7 से 9 घंटे पहले हो चुकी थी, लेकिन हम उस समय को कुछ और पास ले आए हैं, इंस्पेक्टर ने बताया। हमें एक आदमी मिला है जिसने 5:30 बजे वहाँ जाकर तंबाकू खरीदा था। एक दूसरा आदमी 6:05 पर वहाँ गया और उसने दुकान को खाली पाया। इसे लगता है कि अपराध 5:30 और 6:05 के बीच हुआ। अभी तक मुझे कोई नहीं मिला जिसने ऐशर नाम के शख्स को आसपास देखा हो, लेकिन शायद उसके लिए अभी जल्दी है। वह 9 बजे 3 काउंट्स में था, नशे में धुत। जैसे ही वह हमें मिलेगा उसे शक की बुनियाद पर कैद कर लिया जाएगा। क्या वह अच्छा आदमी नहीं है, इंस्पेक्टर? पायरो ने पूछा। नागवार किस्म का। वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता था? नहीं, वो कुछ साल पहले अलग हो गए थे। ऐशर जर्मन है। एक समय था जब वह वेटर था, लेकिन फिर वह शराब पीने लग गया और नौकरी करने लायक नहीं रहा। कुछ समय के लिए उसकी पत्नी ने नौकरी की। उसने आखिरी बार एक वृद्ध महिला मिस रोज़ के लिए खाना बनाने और घर संभालने का काम किया। वह पति को अपनी देखभाल के लिए काफ़ी पैसा देती थी, परंतु वह हर दम पिए रहता था और जहाँ वह काम करती थी वहाँ आकर बवाल करता था। इसीलिए उस बेचारी ने ग्रेन्स में मिस रोज़ की नौकरी कर ली। ग्रेन्स एंडोवर से 3 मील दूर है और एकदम देहात में। ऐशर वहाँ आसानी से उस तक नहीं पहुँच पाता था। जब मिस रोज़ की मृत्यु हुई तो वह मिसेज ऐशर के लिए थोड़ी सी राशि छोड़ गई और उस औरत ने उससे तंबाकू और अखबार बेचने का कारोबार शुरू कर दिया। बहुत छोटी सी जगह है, बस सस्ती सिगरेट और कुछ अखबार। वह किसी प्रकार काम चलाती रही। ऐशर कभी कभार आता और उसे गाली गलौज करता
और वह उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे कुछ थोड़ा बहुत दे देती। वह उसे हफ्ते में 15 शिलिंग नियमित देती थी। क्या उनके कोई बच्चे थे? नहीं, केवल एक भतीजी है। वह ओवरटन के समीप कहीं नौकरी करती है। बहुत बढ़िया, धीर गंभीर युवती। और तुम्हारा कहना है कि वह आदमी ऐशर अपनी पत्नी को धमकाया करता था? हाँ, जब वह नशे में होता था तो एक आतंक हुआ करता था। कोसता और गालियाँ देता, कहता कि वह उसका सिर तोड़ देगा। वह बेचारी बहुत मुश्किल में थी। कितनी उम्र की थी वह? लगभग 60 वर्ष की, अच्छी खासी और मेहनती। पायरो ने गंभीरता से कहा। इंस्पेक्टर, क्या तुम्हारी राय में अपराध इस व्यक्ति ऐशर ने किया है? इंस्पेक्टर सावधानीपूर्वक हंसा। ऐसा कहना जल्दबाजी होगा मिस्टर पायरो, मगर मैं फ्रेंच ऐशर का बयान सुनना चाहूँगा कि उसने कल शाम कैसे बिताई। अगर वह अपने बारे में संतोषजनक उत्तर दे पाया तो ठीक है, नहीं तो? उसका विराम अर्थपूर्ण था। दुकान से कुछ गायब तो नहीं था? कुछ नहीं। गले में पड़े पैसे को छेड़ा नहीं गया था। लूट का कोई निशान नहीं था। तुम समझते हो कि यह शख्स ऐशर नशे की हालत में दुकान में आया, अपनी बीवी को गालियाँ देने लगा और अंत में उस पर वार कर दिया? सबसे ज़्यादा मुमकिन तो यही लगता है, मगर सर, मैं यह स्वीकारता हूँ कि एक बार और उस अजीब खत को देखना चाहूँगा जो आपको मिला है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये संभव हो सकता है कि वह खत ऐशर से आया हो। पायरो ने खत उसको थमा दिया और इंस्पेक्टर माथे पर बल डाले उसे पढ़ने लगा। ऐशर का लिखा हुआ नहीं लगता। अंततः वह बोला, मुझे शक है कि ऐशर हमारी ब्रिटिश पुलिस जैसा शब्द इस्तेमाल करेगा अगर वह ज़्यादा ही होशियार बनने की कोशिश न कर रहा हो तो। और मुझे शक है कि उसमें इतनी अक्ल है। वैसे भी वो आदमी तो बर्बाद सा ही है, एकदम टूटा हुआ। उसका हाथ इतना हिलता है कि वह इस तरह साफ साफ टाइप भी नहीं कर सकता। खत का कागज़ और स्याही भी आला दर्जे की है। ये अजीब बात है कि खत में महीने की 21 तारीख का जिक्र है। वैसे हो सकता है कि ये इत्तेफाक ही हो। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन मुझे इस तरह के इत्तेफाक पसंद नहीं मिस्टर पायरो। ये कुछ ज़्यादा ही लगता है। वह पल दो पल के लिए खामोश रहा, माथे पर बल पड़े हुए। ABC? ये ABC कौन हो सकता है? देखते हैं अगर भतीजी मिसेज ड्रोअर हमारी कुछ मदद कर सके। अजीब गोरख धंधा है। यह ख़त न होता तो मैं फ्रेंच ऐशर पर अपने सारे पैसों की शर्त लगा देता। क्या तुम श्रीमती ऐशर के अतीत के बारे में कुछ जानते हो? वो हैम्पशायर से है। लड़की ही थी जब लंदन में काम करने लगी। ऐशर से वह वहीं पर मिली थी और उससे शादी कर ली। युद्ध के समय उन्हें काफ़ी कठिनाई रही होगी। 1922 में उसने पति को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस समय वह लंदन में थे। वह उससे बचने के लिए यहाँ लौट आई, मगर उस आदमी को पता लग गया कि वह कहाँ थी और वह उसके पीछे पीछे चला आया, पैसे के लिए उसे परेशान करता हुआ। तभी एक कांस्टेबल अंदर आया। कहो ब्रिग्स, क्या बात है? वो आदमी ऐशर, सर, हम उसे ले आए हैं। ठीक है, उसे अंदर ले आओ। वह था कहाँ? रेल की पटरी के पास एक ट्रक में छुपा हुआ था। ऐसा? उसे ले आओ। फ्रेंच ऐशर एक दयनीय और कोई प्रभाव न डाल सकने वाला नमूना था। वो कभी रोता, कभी घिघियाता, कभी गरजता। उसकी धुंधली आंखें बारी बारी से सबके चेहरों पर घूमती। आपको मुझसे क्या चाहिए? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे यहाँ लाना शर्म की बात है। आप सुअर है, आपकी हिम्मत कैसे हुई? अचानक उसके हाव भाव बदल गए। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। आप एक गरीब बूढ़े को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसके साथ सख्ती नहीं करेंगे। बेचारे बूढ़े फ्रेंच को सब तंग करते हैं। बेचारा फ्रेंच। ऐशर ने रोना शुरू कर दिया। बस बस, बहुत हो गया। फ्रेंच? इंस्पेक्टर बोला। अपने को संभालो। मैंने अभी तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया और तुम जब तक चाहो तुम्हारे लिए कोई बयान देना भी ज़रूरी नहीं। दूसरी तरफ अगर तुम्हारी पत्नी के खून से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं तो? ऐशर ने चिल्लाकर उसे टोका। मैंने उसका खून नहीं किया। ये सब झूठ है। ईश्वर तुम्हें सज़ा दे। तुम सब अंग्रेज़ी सुअर हो, सब के सब मेरे खिलाफ हो। मैंने उसे नहीं मारा, कभी नहीं। धमकी तो तुम अक्सर देते थे ऐशर। नहीं, तुम जानते नहीं, वो तो सिर्फ एक मजाक था मेरे और एलिस के बीच। वह समझती थी। अजीब मजाक था। क्या तुम बता सकते हो कल शाम तुम कहाँ थे ऐशर? हाँ हाँ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं एलिस के करीब भी नहीं गया। मैं दोस्तों के साथ था, अपने अच्छे दोस्तों के साथ। हम 7 स्टार गए, फिर हम रेड डॉग गए। वह जल्दी जल्दी बोलता रहा। उसके शब्द एक के बाद एक लुढ़कते हुए से। डिक विलोज, वह मेरे साथ था, और कर्डी और जॉर्ज और पेट और बहुत से आदमी।
मैं कहता हूँ मैं एलिस के पास भी नहीं गया, सच कह रहा हूँ। उसकी आवाज़ चीख में बदलने लगी। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाकर अपने मातहत को इशारा किया। ले जाओ इसको, शक की बुनियाद पर कैद। समझ नहीं आ रहा क्या सोचा जाए, वो बोला, जब उस कांपते बड़बड़ाते नागवार बूढ़े को वहाँ से हटा दिया गया। अगर वो खत्म न होता तो मैं यही कहता कि खून इसी ने किया है। जिन लोगों के नाम यह ले रहा था उनका क्या? सब के सब दुष्ट। उनमें से कोई भी झूठी कसम खाने से पीछे नहीं हटेगा। मुझे इस बात पर शुबा नहीं कि वह शाम के ज़्यादा हिस्से तक उनके साथ ही था। इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किसी ने इसे शाम 5:30 और 6 के बीच में आसपास देखा था या नहीं। पायरो ने विचारपूर्वक न में सिर हिलाया। तुम्हें पक्का यकीन है कि दुकान में से कुछ चुराया नहीं गया? इंस्पेक्टर ने कंधे झटक दिए। हो सकता है 1-2 पैकेट सिगरेट उठा लिए गए हो, लेकिन उनके लिए कोई हत्या नहीं करता। दुकान में कुछ रखा भी नहीं गया, कुछ ऐसा जो वहाँ बेतुका लगता हो। एक रेलवे गाइड थी वहाँ, इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया। रेलवे गाइड? हाँ, वो खुली हुई थी और काउंटर पर उल्टी रखी थी। लगता था जैसे कोई एंडोवर से जाने वाली गाड़ियों के विषय में पढ़ता रहा हो, या तो वह बुढ़िया या फिर कोई ग्राहक। क्या वह ऐसी चीज़ें बेचती थी? इंस्पेक्टर ने नहीं में सिर हिलाया। वो छोटे और सस्ते टाइम टेबल बेचती थी। ये बड़ा वाला था जो स्मिथ या कोई बड़ा विक्रेता ही रखता है। पायरो की आंखें चमक उठी। वह आगे की ओर झुका। इंस्पेक्टर की आंखों में भी चमक आ गई। तुम्हारे अनुसार एक रेलवे गाइड, ए ब्रेडशॉ या एक एबीसी? भगवान कसम, वह एबीसी ही थी। मेरा ख्याल है कि मैं इस केस में उस दिन से रुचि लेने लगा जब पहली बार एबीसी रेलवे गाइड का जिक्र हुआ। उससे पहले मैं इतनी दिलचस्पी नहीं जगा पाया था। किसी पिछली गली में एक दुकान में एक बुढ़िया की हत्या अखबारों में छपने वाले आम अपराधों जैसी थी। उसमें कोई खास बात लगी ही नहीं। मैंने तो 21 तारीख का जिक्र करने वाली चिट्ठी को महज एक इत्तेफाक मान लिया था। मुझे विश्वास था कि श्रीमती ऐशर अपने पियक्कड़ जानवर पति का शिकार हो गई थी, परंतु अब इस रेलवे गाइड जो एबीसी गाइड के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उसमें सब रेल स्टेशनों के नाम वर्णक्रम से दिए जा गए थे, के जिक्र ने मेरे अंदर उत्तेजना की एक लहर दौड़ा दी। यकीनन दूसरा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। उस घिनौने अपराध ने एक नया रूप ले लिया। वह रहस्यमय आदमी कौन था जिसने श्रीमती ऐशर की हत्या की थी और एक एबीसी रेलवे गाइड पीछे छोड़ गया था? थाने से बाहर आकर हम लोग सबसे पहले मृत औरत का शव देखने शवगृह गए। मैंने जब उस झुर्रियों भरे चेहरे को देखा जिसके बाल कनपटियों से पीछे की ओर खींच कर बनाए गए थे, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। वो चेहरा इतना शांत, हिंसा से इतना दूर लग रहा था। इसे पता ही नहीं चला इसे किसने मारा, सार्जेंट ने कहा। डॉक्टर कर का यही कहना है। मुझे खुशी है कि ऐसा ही था। बेचारी, वो एक शालीन औरत थी, कभी खूबसूरत भी रही होगी। पायरो बोला। सच में? मैं अविश्वास से बुदबुदाया। हाँ, चेहरे की हड्डियों और सिर की बनावट देखो। चादर वापस डालते हुए उसने सांस भरी और हम शवगृह से बाहर आ गए। हमारा अगला कदम पुलिस सर्जन से मिलना था। दिखने में योग्य डॉक्टर कर अधेड़ावस्था का था। वह जल्दी जल्दी और विश्वास से बोलता था। हथियार तो मिला नहीं, वो बोला। ये कह पाना संभव नहीं कि वह क्या रहा होगा। कोई भारी डंडा, मुकदर, रेत भरा थैला, इनमें से कुछ भी हो सकता है। क्या इस तरह की चोट पहुंचाने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत है? डॉक्टर ने एक पैनी निगाह पायरो पर डाली। मतलब कि क्या एक 70 वर्ष का कमज़ोर बूढ़ा आदमी ये काम कर सकता है? हाँ, यह पूरी तरह मुमकिन है। अगर हथियार का सिरा काफ़ी भारी हो तो एक काफ़ी कमज़ोर आदमी भी ऐसा कर सकता है। तब तो एक औरत भी उतनी ही खूनी हो सकती है जितना कि एक मर्द। औरत? मैं मानता हूँ कि एक औरत को इस तरह के जुर्म के साथ जोड़ना मुझे सूझा ही नहीं, लेकिन हाँ, ये संभव है, पूरी तरह संभव है। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर मुझे नहीं लगता कि यह जुर्म एक औरत ने किया है। पायरो ने उत्सुकता से सहमति में सिर हिलाया। एकदम सही, एकदम सही। ऊपर से देखने में तो यह नामुमकिन लगता है, परंतु सारी संभावनाएं मानकर चलना चाहिए। शरीर कैसे पड़ा हुआ था? डॉक्टर ने हमें बारीकी से मृतका के शरीर की दशा का विवरण दिया। उसके मुताबिक जब वार किया गया होगा तो काउंटर की तरफ उसकी पीठ रही होगी, इसीलिए हमलावर की तरफ भी। वह काउंटर के पीछे ढेर होकर गिर गई, अचानक दुकान में प्रवेश करने वाले किसी की भी नज़र से परे। जब हम डॉक्टर कर का धन्यवाद करके बाहर आए तो पायरो बोला, तुमने देखा हेस्टिंग्स?
हम पहले ही ऐशर की बेगुनाही के पक्ष में एक कदम आगे है। अगर वह अपनी बीवी को गालियां दे रहा होता और धमका रहा होता तो वह काउंटर पर उसका सामना कर रही होती। इसकी बजाय हमलावर की ओर उसकी पीठ थी। जाहिर है कि वह किसी ग्राहक के लिए झुककर शेल्फ से तंबाकू या सिगरेट निकाल रही थी। मुझे झुरझुरी सी हुई। भयानक। पायरो ने गंभीरता से सिर हिलाया। बेचारी, वह मुंह में ही बोला। फिर उसने अपनी घड़ी देखी। मेरे ख्याल में ओवरटन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। क्या हम जल्दी से वहाँ जाकर मृत औरत की भतीजी से मिल लें? पर पहले तो तुम दुकान पर जाओगे ना, जहाँ पर जुर्म हुआ है? मैं वह बाद में करना चाहूँगा, मेरे अपने कारण है। इसके आगे उसने कुछ नहीं बताया और चंद मिनट बाद ही हम गाड़ी में लंदन रोड पर ओवरटन की दिशा में जा रहे थे। इंस्पेक्टर ने जो पता हमें दिया था वो गांव में लंदन से 1 किलोमीटर की दूरी पर बने एक अच्छे खासे आकार के घर का था। हमने घंटी बजाई तो उसका जवाब एक सुंदर काले बालों वाली लड़की ने दिया, जिसकी आंखें रोने के कारण लाल थी। पायरो ने कोमलता से कहा, मेरे ख्याल में तुम ही मिस मेरी ड्रोअर हो, यहाँ पार्लर मेड, घरेलू नौकरानी। जी हाँ, मैं मेरी हूँ जनाब। अगर तुम्हारी मालकिन को ऐतराज़ न हो तो क्या मैं चंद मिनट के लिए तुमसे बात कर सकता हूँ, तुम्हारी आंटी मिसेज एशर के बारे में? मालकिन बाहर गई है सर। मुझे यकीन है कि अगर आप अंदर आ जाएंगे तो भी वह बुरा नहीं मानेगी। उसने एक छोटी बैठक का दरवाज़ा खोला। हम भीतर चले गए और पायरो ने खिड़की के पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर उत्सुकता से लड़की के चेहरे को देखा। तुमने अपनी आंटी की मृत्यु के बारे में सुना ही होगा। लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। आज सुबह सर, पुलिस आई थी। ओह, बेहद खौफनाक। बेचारी आंटी, उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल रही है और अब ये बहुत ही बुरा हुआ। पुलिस ने तुम्हें एंडोवर वापस जाने की राय नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं तहकीकात के वक्त ज़रूर आऊँ, जो सोमवार को है सर, मगर मेरे पास वहाँ जाने के लिए कोई जगह नहीं। मैं अब दुकान पर जाने का सोच भी नहीं सकती और यहाँ दूसरी नौकरानी के न होने के कारण मैं मालकिन को और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहती। तुम अपनी आंटी से प्यार करती थी मेरी? पायरो ने कोमलता से पूछा। ज़रूर करती थी सर, वो मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छी थी। मैं जब अपनी माँ के मरने के बाद आंटी के पास लंदन गई तब मैं 11 वर्ष की थी। जब मैंने नौकरी शुरू की तब मैं 16 वर्ष की थी। लेकिन छुट्टी वाले दिन मैं अक्सर दिन बिताने के लिए आंटी के पास जाती थी। उस जर्मन आदमी के साथ आंटी ने बहुत तकलीफ़ सही। वह उसे माई ओल्ड डेविल कहा करती थी। वह आंटी को कभी भी कहीं भी शांति से नहीं रहने देता था। भिखमंगा ठग जानवर कहीं का। क्या तुम्हारी आंटी ने कभी कानूनी तौर पर इस जुल्म से आज़ादी पाने के बारे में नहीं सोचा? वह उसका पति था सर, इस बात से भागा नहीं जा सकता था। लड़के ने सादगी से परंतु निश्चित ढंग से कहा। सच सच बताओ मेरी, क्या वह उसे धमकाया नहीं करता था? जी हाँ सर, वो उसे बहुत बुरी बुरी बातें बोला करता था, जैसे कि वह उसका गला काट देगा वगैरह वगैरह। अंग्रेज़ी और जर्मन दोनों भाषाओं में घुसता और गालियाँ बकता। फिर भी आंटी यही कहती थी कि जब उसने उससे शादी की थी तो एक अच्छा खासा आदमी था। यह सोचकर ही डर लगता है सर कि लोग क्या से क्या बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इन सब धमकियों के बारे में सुनने के बाद जो हुआ वो जानकर तुम्हें ज़्यादा हैरानी नहीं हुई होगी। ओह, हुई थी सर। मैंने कभी एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि उसका ऐसा इरादा रहा होगा। मैं सोचती थी कि ये सिर्फ बेहुदा बातें थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा भी नहीं था कि आंटी उससे डरती थी। वह जब उसे सख्ती से पेश आती थी तो वह कुत्ते की तरह दुम दबाकर खिसक जाया करता था। वह ही आंटी से डरता था। फिर भी वह उसे पैसे देती थी। आप जानते हैं, वह उसका पति था सर। हाँ, तुमने पहले भी यही कहा। वह 1-2 पल रुका, फिर बोला, मान लो कि उसने उसे नहीं मारा। नहीं मारा? वह हैरानी से देखने लगी। मैंने यही कहा, मान लो कि किसी और ने उसे मारा। तुम्हें कुछ भी अंदाज़ा है कि वह और कौन हो सकता है? मेरी ने उसे और भी अधिक हैरानी से देखा। मैं नहीं जानती सर, यह मुमकिन तो नहीं लगता। नहीं, क्या ऐसा कोई नहीं जिससे तुम्हारी आंटी डरती थी? मेरी ने सिर हिलाकर इनकार किया। आंटी लोगों से नहीं डरती थी। वह ज़ुबान की तेज थी और किसी का भी सामना कर सकती थी। तुमने कभी उसे ऐसे आदमी का जिक्र करते नहीं सुना जिससे उसे शिकायत हो? नहीं सर। क्या उसे कभी बेनाम चिट्ठियाँ आती थी? किस तरह की चिट्ठियाँ सर? बिना हस्ताक्षर की चिट्ठियाँ या फिर ABC या कुछ इसी तरह के नाम से? पायरो बारीकी से उसे देखता रहा, मगर जाहिर था कि वह कुछ समझ नहीं पा रही थी।
उसने हैरानी से सिर को न में हिलाया। क्या तुम्हारी आंटी के तुम्हारे अलावा कोई और नाते रिश्तेदार भी है? अब नहीं है सर। वे 10 भाई बहन थे, लेकिन 3 ही बचे। अंकल टॉम युद्ध में मारे गए, अंकल हैरी दक्षिण अमेरिका चले गए और तब से उनके विषय में किसी ने नहीं सुना। और मेरी माँ मर चुकी है, अब सिर्फ मैं ही हूँ। क्या तुम्हारी आंटी की कुछ बचत थी, कुछ रुपया पैसा बचा कर रखा हुआ? हाँ, बैंक में बचत खाता था सर, उसके क्रियाकर्म के लिए काफ़ी। वह हमेशा यही कहती थी। वैसे गुजारा चलाने से ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं था, उस शैतान के चलते। पायरो ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। फिर वह जैसे उससे नहीं खुद से ही बोला, इस वक्त तो हम अंधेरे में हैं, कोई दिशा नहीं मिल रही। चीज़ें कुछ साफ हो जाए तो। वो उठ खड़ा हुआ। मुझे अगर कभी भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ी मेरी, तो मैं तुम्हें इस पते पर लिख दूंगा। सच तो यह है सर कि मैं यहाँ नौकरी छोड़ रही हूँ। मुझे देहात पसंद नहीं। मैं यहाँ इसलिए रह रही थी कि मुझे लगता था कि मेरे नज़दीक होने से आंटी को राहत मिलती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए। मेरे यहाँ रहने का कोई कारण नहीं। मैं वापस लंदन चली जाऊँगी। एक जवान लड़की के लिए वहाँ रहना ज़्यादा आसान है। मैं चाहता हूँ कि जब तुम वहाँ जाओ तो मुझे अपना पता दे दो। ये रहा मेरा कार्ड। उसने कार्ड मेरी को थमा दिया। मेरी ने उलझन में माथे पर त्योरी डाली। कार्ड को देखा। पुलिस से आपका कोई वास्ता नहीं सर? नहीं, मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ। वह कुछ पल खामोशी से खड़ी उसे देखती रही। अंततः वो बोली, क्या कुछ अजीबोगरीब हो रहा है सर? हाँ, कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। हो सकता है बाद में तुम मेरी मदद कर सको। मैं कुछ भी करूँगी सर। आंटी का मारा जाना ठीक नहीं है सर। कहने का ढंग अजीब लेकिन हिला देने वाला। कुछ क्षण में ही हम एंडोवर वापस जा रहे थे। जिस गली में अपराध हुआ था वह मुख्य गली से जुड़ी हुई थी। मिसेज एशर की दुकान उसके बीचों बीच दाई तरफ को थी। जब हम गली में मुड़े और पायरो ने घड़ी देखी तो मुझे कुछ समझ में आया कि उसने घटनास्थल पर आना तब तक क्यों टाल रखा था। इस वक्त 5:30 बजे थे। वह बीते कल के माहौल को दोबारा जैसे का तैसा रचना चाहता था, परंतु अगर उसका यही मकसद था तो वह असफल रहा। इस समय सड़क पर बीती शाम जैसा वातावरण बिल्कुल नहीं था। निर्धनों के घरों के बीच बीच में कुछ दुकानें बनी थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि आमतौर पर यहाँ काफ़ी लोग आते जाते रहते होंगे, ज़्यादातर गरीब लोग ही, और सड़क तथा पटरियों पर कई बच्चे खेलते होंगे। इस वक्त लोगों की एक भारी भीड़ खड़ी एक ही घर या दुकान को देख रही थी, और यह समझने के लिए अधिक समझदारी की ज़रूरत नहीं थी कि वह कौन सा घर या दुकान होगी। आम लोगों का एक हुजूम ऐसी जगह को गहरी दिलचस्पी से देख रहा था जहाँ किसी और इंसान को मौत के घाट उतार दिया गया था। जैसे जैसे हम करीब गए जाहिर हो गया कि यही बात थी। एक गंदी सी दुकान जिसका शटर इस समय बंद था, के सामने एक परेशान हाल जवान पुलिस वाला खड़ा था जो भाव शून्य सा लोगों से वहाँ से हटने की विनती कर रहा था। एक सहकर्मी की मदद से लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। कुछ लोग सांस भरते हुए अनिच्छा से अपने रोज़मर्रा के कामों पर चले गए, मगर तत्काल ही वहाँ और लोग आ गए और उस जगह को दिल भर कर देखने के लिए खड़े हो गए जहाँ खून हुआ था। पायरो भीड़ से कुछ फासले पर खड़ा हो गया जहाँ हम खड़े थे। वहाँ से दरवाजे पर बनी इबारत को आसानी से पढ़ा जा सकता था। पायरो ने उसे फुसफुसा कर दोहराया, ए एशर। हो सकता है यह न हो। वह अचानक चुप हो गया। हेस्टिंग्स, चलो अंदर चले। मैं तो तैयार ही था। भीड़ में से रास्ता बनाकर हम उस युवा पुलिस वाले के पास चले गए। पायरो ने इंस्पेक्टर के दिए हुए सारे प्रमाण पत्र उसे दिखाए। कांस्टेबल ने सिर हिलाया और हमारे अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। दर्शकों में गहरी जिज्ञासा जगाते हुए हम भीतर चले गए। शटर बंद होने के कारण भीतर बहुत अंधेरा था। कांस्टेबल ने बटन ढूंढकर बिजली जला दी। बल्ब कम पावर का था, इसीलिए भीतर रोशनी मध्यम थी। मैंने अपने आसपास देखा। छोटी सी गंदी जगह, कुछ सस्ती पत्रिकाएं इधर उधर बिखरी हुई और एक दिन पुराने अखबार, सब पर दिन भर की धूल। काउंटर के पीछे छत तक बने शेल्फ सिगरेट के पैकेटों और तंबाकू से खचाखच भरे हुए। एक दो मर्तबान टॉफ़ियों के भी। एक छोटी सी मामूली दुकान, इस तरह की हज़ारों दुकानों में से एक। कांस्टेबल धीमी आवाज़ में घटनास्थल का वर्णन कर रहा था। वह काउंटर के पीछे ढेर हुई पड़ी थी। डॉक्टर के अनुसार उसे पता ही नहीं लगा कि उसे किस चीज़ से चोट लगी। वह ज़रूर ऊपर किसी शेल्फ तक पहुंचने की कोशिश कर रही होगी। उसके हाथ में कुछ नहीं था क्या? नहीं सर, लेकिन नीचे उसके पास ही प्लेयर्स का एक पैकेट पड़ा था। पायरो ने सिर हिलाया।
उसकी आंखें उस छोटी सी जगह के चारों तरफ घूम रही थी, ध्यान से देखते हुए। रेलवे गाइड कहाँ पड़ी थी? यहाँ सर, कहकर कांस्टेबल ने काउंटर पर एक जगह इशारा किया। वह एंडोवर वाले पन्ने पर खुली थी और उल्टी पड़ी हुई थी। लगता है जैसे वो लंदन जाने वाली गाड़ियों के बारे में पढ़ रहा था। अगर ऐसा है तो हो सकता है वह एंडोवर वासी रहा ही ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि रेलवे गाइड किसी और की हो, जिसका खून से कोई लेना देना ही ना हो और वह सिर्फ उसे यहाँ भूल गया हो। उंगलियों के निशान, मैंने सुझाया। उसने न में सिर हिलाया। पूरी जगह की जांच की गई, कोई निशान नहीं थे, काउंटर पर भी नहीं। बहुत ज़्यादा सर, सारे के सारे गड़मड़। उनमें कुछ एशर के भी थे। ये कहना जल्दी होगा सर। पायरो ने सिर हिलाया और पूछा कि क्या मृत औरत दुकान के ऊपर रहती थी? जी हाँ सर। आप दुकान के पीछे वाले दरवाजे से सीधे चले जाइए। आपके साथ न चलने के लिए मुझे क्षमा करें सर, मगर मुझे यही रहना पड़ेगा। पायरो उस दरवाजे से अंदर गया और मैं उसके पीछे। दुकान के पीछे एक निहायत छोटा सा कमरा रसोई घर था। वह साफ सुथरा था, मगर देखने में बहुत ही नीरस और बेहद कम फर्नीचर से युक्त। शेल्फ पर कुछ फ़ोटो रखे थे। मैं जाकर उन्हें देखने लगा। पायरो भी मेरे पास आ गया। कुल 3 फ़ोटो थे। एक उस लड़की मेरी ड्रॉअर की सस्ती सी तस्वीर थी, जिसे हम दोपहर को मिले थे। जाहिर है उसने अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहने थे। उसके चेहरे पर वही भावशून्य मुस्कान थी जो अक्सर विशेष पोज बनाने से चेहरे के भाव को बिगाड़ देती है और जिससे तुरंत ली जाने वाली फ़ोटो बेहतर होती है। दूसरी तस्वीर कुछ ज़्यादा महंगी थी। सफ़ेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत की धुंधली तस्वीर, गर्दन के इर्द गिर्द खड़ा फर का कॉलर। मैंने अनुमान लगाया कि यह वही मिस रोज़ होगी जिसने मिसेज एशर के नाम पैसा छोड़ा था, जिससे वह अपना कारोबार शुरू कर पाई। तीसरा चित्र बहुत पुराना था, अब धुंधला और पीला पड़ा हुआ। उसमें एक युवक और युवती पुराने फैशन के कपड़े पहने बाह में बाह डाले खड़े थे। उस आदमी के कोट में बटन होल था और कुल मिलाकर पुराने ज़माने का उत्सव जैसा माहौल। शायद शादी की तस्वीर। पायरो ने कहा, देखो हेस्टिंग्स, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि वह एक खूबसूरत औरत रही होगी। वह सही था। पुराने रिवाज के अजीबोगरीब कपड़ों और बाल बनाने के ढंग के बावजूद भी तीखे नैन नक्श वाली उस जिंदादिल युवती की खूबसूरती को छुपाया नहीं जा सकता था। मैंने ध्यान से दूसरी आकृति को देखा। फौजी जैसे दिखने वाले उस बने ठने युवक में आज के फटीचर एशर को देख पाना असंभव था। मुझे वह गंदी नज़र वाला पियक्कड़ बूढ़ा याद हो आया और मरने वाली का मेहनत से थका मांदा चेहरा, और मैं वक्त की कठोरता पर काँप उठा। बैठक से एक सीढ़ी ऊपर वाले 2 कमरों तक जाती थी। एक तो खाली और बिना फर्नीचर के था, दूसरा स्पष्ट कि मृतका का सोने का कमरा रहा होगा। पुलिस की जांच के बाद उसे वैसे ही छोड़ दिया गया था जैसा वह पहले था। पलंग पर 2 फटे पुराने कंबल रखे थे, एक दराज में अच्छी तरह रफू किए गए अंदरूनी कपड़ों का छोटा सा ढेर, दूसरे में खाना बनाने की विधियाँ, ग्रीन ओएसिस शीर्षक से कागज़ की जिल्द वाला एक उपन्यास, एक जोड़ी सस्ते चमकते हुए बेकार नए मोजे, चीनी मिट्टी के कुछ सजावटी चीज़ें, एक टूटा हुआ चरवाहा और एक नीले पीले धब्बों वाला कुत्ता। खुटियों पर टंगी एक बरसाती और एक ऊनी जंपर। स्वर्गीय श्रीमती एलिस एशर की यही जायदाद थी। यदि कोई निजी कागजात वहाँ रहे होंगे तो पुलिस उन्हें ले गई थी। बेचारी। पायरो बुदबुदाया। चलो हेस्टिंग्स, हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं। जब हम एक बार फिर गली में पहुँचे तो वह 1-2 पल के लिए हिचकिचाया, फिर सड़क पार की। मिसेज एशर के घर के ठीक सामने एक सब्जी वाले की दुकान थी, जिसका ज़्यादा सामान दुकान के अंदर होने की बजाय बाहर पड़ा था। पायरो ने धीमी आवाज़ में मुझे कुछ हिदायतें दी, फिर उसने स्वयं दुकान में प्रवेश किया। 1-2 पल रुकने के बाद मैं भी उसके पीछे चला गया। उस समय वह सलाद के गुच्छे के लिए मोल भाव कर रहा था। मैंने 1 पाउंड स्ट्रॉबेरी खरीदी। पायरो दुकान चलाने वाली हट्टी कट्टी औरत से जोश से बात कर रहा था। ये खून ठीक तुम्हारे सामने हुआ था, नहीं? अजीब हादसा। तुम्हारे लिए कितना सनसनीखेज रहा होगा। वह खट्टी कट्टी औरत स्पष्ट ही हत्या की बात करते करते थक चुकी थी। उसका दिन थकाने वाला रहा होगा। यूँ मुंह फाड़े देखने वालों की यह भीड़ यहाँ से चली जाए तो अच्छा हो। यहाँ देखने को है क्या, मैं जानना चाहूँगी, उसने कहा। कल रात सब कुछ बिल्कुल अलग रहा होगा, पायरो बोला। मुमकिन है कि तुमने खूनी को दुकान के अंदर दाखिल होते भी देखा हो। एक लंबा ऊंचा दाढ़ी वाला गोरा आदमी, नहीं? सुना है कि एक रूसी। क्या क्या? वो औरत तेज़ी से बोली। आपने कहा कि एक रूसी ने किया?
मैं समझता हूँ कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्या कहते हैं आप? औरत उत्तेजना से भरकर वाचाल हो उठी। एक विदेशी? बेशक, मैंने सोचा कि शायद तुमने कल रात उसे देखा हो। मुझे किसी बात पर भी ध्यान देने का खास मौका नहीं मिलता, ये हकीकत है। शाम का वक्त बहुत व्यस्त होता है, बहुत लोग काम के बाद घर जा रहे होते हैं और इधर से निकलते हैं। लंबा ऊंचा दाढ़ी वाला गोरा आदमी? नहीं, मैं नहीं कह सकती कि मैंने ऐसे हुलिये वाले किसी आदमी को देखा था। अपने लिए इशारा समझकर मैं बीच में ही बोला, माफ़ कीजिए सर, मैंने पायरो से कहा। मुझे लगता है कि आपको गलत जानकारी दी गई है। मुझे तो बताया गया था कि वह एक ठिगना काला आदमी था। एक दिलचस्प चर्चा शुरू हो गई जिसमें उस हट्टी कट्टी औरत, उसके दुबले पतले पति और दुकान में काम करने वाले मोटी आवाज़ वाले लड़के सभी ने हिस्सा लिया। कम से कम 4 नाटे आदमी देखे गए थे और मोटी आवाज़ वाले लड़के ने एक लंबे गोरे आदमी को भी देखा था, मगर उसकी दाढ़ी नहीं थी। वह अफसोस से बोला। अंततः हमारी खरीदारी हो गई तो हम दुकान से बाहर निकल आए, बिना अपने झूठ को सही किए। इस सब का क्या मतलब था पायरो? मैंने कुछ शिकायत से कहा। ईश्वर कसम, मैं देखना चाहता था कि अगर कोई विदेशी दुकान में घुस आए तो उसके देखे जाने की कितनी संभावना है। क्या तुम सीधे सीधे पूछ नहीं सकते थे, बिना झूठ के ताने बाने के? नहीं मेरे दोस्त, अगर मैंने सीधे सीधे पूछा होता जैसा तुम कह रहे हो तो मुझे अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। तुम तो खुद अंग्रेज़ हो, फिर भी सीधे सवालों के प्रति एक अंग्रेज़ की प्रतिक्रिया को नहीं जानते। उनकी प्रतिक्रिया होती है शक और परिणाम होता है चुप्पी। अगर मैंने उन लोगों को जानकारी देने के लिए कहा होता तो वह सीप की तरह खामोश हो जाते, लेकिन एक बात कह देने के बाद वह भी गैर मामूली और बेतुकी, और ख़ुद ही उसको काटने के बाद लोगों की ज़ुबानें खुलने लगती है। हम ये भी जानते हैं कि वह काम का समय था, यानी हर कोई अपने सरोकार में व्यस्त होगा और पटरी पर कई लोग आ जा रहे होंगे। कातिल ने सही वक्त चुना हेस्टिंग्स। वह रुका और फिर नाराज़गी से जोड़ा, क्या तुम्हारे पास कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है हेस्टिंग्स? मैं तुम्हें कुछ खरीदने को कहता हूँ और तुम जानबूझकर स्ट्रॉबेरीज खरीद लेते हो। वह अभी से तुम्हारे बैग से बाहर को आ रही है और तुम्हारा सूट खतरे में है। मैंने हताशा से देखा कि यही सही था। जल्दी से स्ट्रॉबेरीज एक छोटे लड़के को दे दी, जिसे बहुत हैरानी हुई और थोड़ा शक भी। पायरो ने लड़के की हैरानी बढ़ाते हुए साथ में सलाद के पत्ते भी दे दिए। वह नसीहत को स्पष्ट करता रहा, सस्ती सब्जी की दुकान से स्ट्रॉबेरीज नहीं, स्ट्रॉबेरीज जब तक ताज़ी ताज़ी न चुनी गई हो उनका रस ज़रूर टपकता है। केला, कुछ सेब, पत्ता गोभी भी, मगर स्ट्रॉबेरीज? मुझे सबसे पहले यही सूझा, मैंने कैफियत दी। ये तुम्हारी कल्पना शक्ति के अनुकूल नहीं, पायरो ने सख्ती से जवाब दिया। वह पटरी पर ठिठका। श्रीमती एशर की दाई ओर वाली दुकान और घर खाली थे। खिड़की पर किराए के लिए का बोर्ड टंगा था। दूसरी ओर मलमल के मैले पर्दों वाला घर था। पायरो इस घर की ओर चल दिया और घंटी न होने की वजह से तेज़ी से कुंडा हिलाया। कुछ देर बाद गंदी नाक वाले एक गंदे से बच्चे ने दरवाज़ा खोला। गुड इवनिंग, पायरो बोला। क्या तुम्हारी मां अंदर है? है, बच्चे ने कहा। उसने हमें शक और नापसंदगी से देखा। तुम्हारी माँ, पायरो ने कहा। बच्चे को समझने में कोई 12 सेकंड लग गए। तब वह पलटा और सीढ़ियों से ही माँ तुम्हें बुलाया जा रहा है चिल्लाता हुआ भीतर के अंधेरे में खो गया। तीखे हाव भाव वाली एक औरत ने जंगले से झांका और नीचे उतरने लगी। अपना वक्त बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं, उसने कहना शुरू किया, मगर पायरो ने उसे टोक दिया। वो अपना हैट उतार कर शानदार ढंग से झुका। गुड इवनिंग मैडम, मैं इवनिंग फ्लिपकर में काम करता हूँ। मैं आपको इस बात के लिए मनाना चाहता हूँ कि आप 5 पाउंड की फ़ीस के बदले में अपनी पड़ोसन श्रीमती एशर पर एक लेख लिखकर हमें दें। क्रुद्ध शब्द होठों पर रुक गए और वह औरत बालों को संवारती, स्कर्ट को झटकती सीढ़ियों से नीचे आई। प्लीज़ अंदर आइए, यहाँ बाई तरफ बैठिए सर। छोटा सा कमरा फर्नीचर से भरा हुआ था, परंतु हम किसी तरह भीतर घुस गए और सख्त से सोफे पर बैठ गए। आप मुझे माफ़ करेंगे, वह औरत कह रही थी। मुझे अफसोस है कि मैं अभी इतने तीखेपन से बोली, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कितनी मुसीबत सहनी पड़ती है। लोग कभी ये कभी वह बेचने आते रहते हैं, वैक्यूम क्लीनर, मोज़े, बैग और ऐसी ही बकवास चीज़ें, और सब के सब ऊपर से इतने भरोसेमंद और सभ्य ढंग से बात करने वाले। झट आपका नाम भी उन्हें पता चल जाता है। मिसेज फुलर, ये मिसेज फुलर, वो कुशलता से नाम को पकड़ते हुए पायरो बोला। मिसेज फुलर, मैं आशा करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ आप वो करेगी। कह नहीं सकती। मिसेज फुलर की आंखों के सामने लटके वो 5 पाउंड उसे लुभा रहे थे। निश्चय ही मैं मिसेज एशर को जानती थी, परंतु कुछ लिखना।
पायरो ने तपाक से भरोसा दिलाया कि उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वह उससे सब तथ्य जान लेगा और साक्षात्कार लिख लिया जाएगा। इस तरह उत्साहित किए जाने पर श्रीमती फॉलर याद, अनुमान और अफवाहों में डूबने उतरने लगी। मिसेज एशर अपने में ही बंद रहती थी। आप उसे दोस्ती पसंद नहीं कह सकते थे, मगर सब जानते थे कि वह बेचारी बहुत मुसीबत में थी। इंसाफ के तहत तो फ्रेंच एशर को बरसों पहले जेल में डाल देना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि मिसेज एशर उसे डरती थी, भड़काए जाने पर वह बहुत गुस्सा हो सकती थी। मटकी कभी कुएं में ज़रूरत से ज़्यादा बार भी जा सकती है। उसने मिसेज फॉलर ने उसे कई बार कहा था, एक दिन वह आदमी तुम्हें मार डालेगा, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, और उसने वह कर भी दिया। नहीं, और मिसेज फॉलर यही पास वाले घर में थी, फिर भी उसे कोई आवाज़ नहीं आई। उसके रुकते ही पायरो ने बीच में ही एक सवाल पूछ लिया, क्या मिसेज एशर को कोई असाधारण खत आए थे, जैसे बिना हस्ताक्षर के या ABC जैसा कुछ लिखा हुआ? खेदपूर्वक मिसेज फॉलर ने इनकार में सिर हिलाया। मैं समझती हूँ आप किस तरह की चीज़ कह रहे हैं। उन्हें बेनाम खत कहा जाता है, ज़्यादातर ऐसे शब्दों से भरे हुए जिन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ते हुए आप लाल हो जाए। कह नहीं सकती कि फ्रेंच एशर ने कभी वह सब लिखा या नहीं। लिखा भी हो तो मिसेज एशर ने मुझे कभी नहीं बताया। वो क्या है, रेलवे गाइड, ABC? नहीं, मैंने ऐसी कोई चीज़ यहाँ नहीं देखी। और मुझे पूरा यकीन है कि मिसेज एशर को यह भेजी गई होती तो वो मुझे ज़रूर बताती। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जब मुझे इस बात का पता लगा तो मुझे बहुत धक्का लगा। मेरी बेटी एडी ने आकर मुझे कहा, मम, पड़ोस वाले घर में बहुत से पुलिस वाले आए हैं। मैं काफ़ी हड़बड़ा गई। मैंने कहा, इससे यह तो साबित होता है कि उसे इस घर में कभी अकेले नहीं रहना चाहिए था। उसकी उस भतीजी को उसके साथ रहना चाहिए था। शराब पिए हुए आदमी भूखे भेड़िए की तरह हो सकता है, मैंने कहा, और मेरे ख्याल में जंगली जानवर उसके शैतान पति से कुछ अलग नहीं होता। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी और अब मेरा कहा सच हो गया है। वो तुम्हें मार डालेगा, मैंने कहा था, और उसने उसे मार दिया है। आप कह नहीं सकते शराब पीकर आदमी क्या क्या कर सकता है, और ये खून इस बात का सबूत है। उसने गहरी सांस भरकर बात समाप्त की। मैं समझता हूँ किसी ने इस शख्स एशर को दुकान के अंदर जाते नहीं देखा, पायरो ने कहा। मिसेज फॉलर ने नफरत से नाक सिकोड़ी। जाहिर है कि वह खुद को दिखाने वाला नहीं था, वो बोली। एशर बिना स्वयं को दिखाए वहाँ कैसे गया होगा? इस बात को स्पष्ट करने की कृपा उसने नहीं की। उसने स्वीकारा कि घर में जाने के लिए पिछवाड़े से कोई रास्ता नहीं था, और वैसे भी एशर काफ़ी जाना पहचाना था। वह ऐसा करना भी नहीं चाहता था, इसीलिए उसने खुद को छुपा कर रखा। पायरो ने बातचीत का दौर कुछ देर और चलाए रखा, लेकिन जब यह निश्चित लगा कि मिसेज फॉलर जो कुछ जानती थी वह सब उसने एक बार नहीं कई बार बता दिया था, उसने मुलाकात खत्म कर दी, तय की गई रकम चुकाकर। महंगा सौदा पायरो, बाहर गली में आते ही मैंने कहा। हाँ, अब तक तो। क्या तुम्हें लगता है कि जितना उसने हमें बताया है वो उससे ज़्यादा जानती है? दोस्त, हम इस अजीब हालात में हैं कि हमें पता नहीं क्या सवाल पूछने चाहिए। हम अंधेरे में पकड़म पकड़ाई खेलने वाले बच्चों की तरह है। हम हाथ फैलाकर टटोलते हैं। मिसेज फॉलर ने वह सब हमें बता दिया है जो उसे मालूम है। साथ ही कई सारे अनुमान भी लगा लिए हैं। आने वाले वक्त में उसकी गवाही फ़ायदेमंद हो सकती है। मैंने उसी आने वाले वक्त के लिए ये 5 पाउंड की रकम लगाई है। मुझे बात कुछ खास समझ नहीं आई, लेकिन उसी वक्त हमें इंस्पेक्टर ग्लेन मिल गया। इंस्पेक्टर रैडल कुछ निराश सा लग रहा था। मुझे एहसास हुआ कि उसने दोपहर उन लोगों की पूरी सूची बनाने में लगा दी थी जिन्हें दुकान के भीतर जाते देखा गया था। किसी ने किसी को नहीं देखा? पायरो ने पूछा। देखा है, धुर हाव भाव वाले 3 लंबे आदमी, मूंछों वाले 4 नाटे आदमी, 2 दाढ़ी वाले, सब के सब अजनबी, और अगर गवाहों का यकीन करूँ तो सभी दुष्ट दिखने वाले। मुझे तो यह सब देखते हुए हैरानी है कि किसी ने नकाब पहने बंदूकधारी लोगों का गिरोह ही नहीं देख लिया। पायरो हमदर्दी से मुस्कुराया। क्या किसी ने उस शख्स एशर को देखने का दावा भी किया है? नहीं, किसी ने नहीं। ये एक और बात उसके हक में जाती है। मैंने अभी अभी चीफ कांस्टेबल से कह दिया है कि यह काम स्कॉटलैंड यार्ड का है। मुझे नहीं लगता यह स्थानीय अपराध है। पायरो ने गंभीरता से कहा। मैं तुमसे सहमत हूँ, इंस्पेक्टर बोला। आप जानते हैं जनाब पायरो, ये एक घिनौना कर्म है, घिनौना कर्म। मैं यह पसंद नहीं करता। लंदन वापस आने से पहले हमने 2 और मुलाकातें की। पहली जेम्स पार्ट्रीज के साथ। पार्ट्रीज ही मिसेज एशर को आखिरी बार जिंदा देखने वाला व्यक्ति था। उसने 5:30 पर उससे कुछ खरीदारी की थी। पार्ट्रीज छोटा सा आदमी था
और एक बैंक में क्लर्क था और नाक पर चश्मा पहनता था, बहुत रूखा और दुबला पतला, हर बात को एकदम सही सही कहने वाला। वह एक छोटे से घर में रहता था जो उसी की तरह चुस्त दुरुस्त था। मिस्टर पायरो, हाथ में पकड़े मेरे दोस्त के दिए हुए कार्ड पर नज़र डालते हुए उसने कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस्टर पायरो? मुझे लगता है मिस्टर पार्ट्रीज कि श्रीमती ऐशर को जिंदा देखने वाले आप आखिरी व्यक्ति थे। पार्ट्रीज ने उंगलियों के सिरों को जोड़ा और पायरो को ऐसे देखा जैसे वह जाली चेक हो। ये तो बहस का मुद्दा है मिस्टर पायरो, वो बोला। मेरी बात, बहुत से लोगों ने श्रीमती ऐशर से खरीदारी की होगी। अगर ऐसा है तो किसी ने आगे बढ़कर बताया नहीं। पार्ट्रीज खासा। मिस्टर पायरो, कुछ लोगों को समाज की तरफ अपने कर्तव्य की समझ नहीं होती। उसने अपने चश्मे में से उल्लू की तरह हमारी ओर देखा। बिल्कुल सही, पायरो बुदबुदाया। मुझे पता लगा है कि तुम खुद ब खुद पुलिस के पास चले गए थे। मैं ज़रूर चला गया था। मैंने जैसे ही दहलाने वाली इस वारदात के बारे में सुना, मुझे लगा कि शायद मेरा बयान इसमें मदद कर सके और सामने आ गया। बहुत सही जज्बा, पायरो ने गंभीरता से कहा। क्या आप कृपा करके अपनी कहानी मेरे लिए दोहराएंगे? ज़रूर। मैं इस घर तक वापस आ रहा था और ठीक 5:30 बजे। माफ़ी चाहता हूँ, तुमको सही वक्त का पता कैसे लगा? टोके जाने पर पार्ट्रीज कुछ नाराज़ लगा। गिरजाघर की घड़ी की घंटी बजी थी। मैंने अपनी घड़ी पर नज़र डाली और पाया कि वह 1 मिनट पीछे थी। ये एकदम मेरे मिसेज ऐशर की दुकान में दाखिल होने से पहले हुआ। क्या तुम अक्सर वहाँ खरीदारी करते हो? अक्सर। मैं अपने घर वापस जा रहा था। मुझे हफ्ते में 1-2 बार जॉन कॉटन खरीदने की आदत थी, हल्के वाले। क्या तुम मिसेज ऐशर को जानते थे, उसके हालात या अतीत के बारे में? कुछ भी नहीं। खरीदारी और कभी कभार मौसम के बारे में टिप्पणी के अलावा मैंने उससे कभी बात नहीं की। क्या तुम्हें पता था कि उसका पति शराबी था और उसे अक्सर जान से मारने की धमकी देता रहता था? नहीं, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर भी तुम उसे पहचानते तो थे। क्या कल शाम उसे देखकर तुम्हें कोई चीज़ गैरमामूली लगी? क्या वह किसी भी तरह घबराई हुई या अनमनी सी लगी? पार्ट्रीज ने सोचा। जहाँ तक मैंने देखा वो हमेशा की तरह ही लगी, वो बोला। पायरो उठ खड़ा हुआ। इन सवालों के जवाब के लिए शुक्रिया पार्ट्रीज। क्या तुम्हारे घर में संयोगवश ABC डायरेक्टरी होगी? मैं वापसी के लिए लंदन जाने वाली ट्रेन का पता लगाना चाहता हूँ। ठीक आपके पीछे, शेल्फ पर। उस शेल्फ पर एक ABC, एक ब्रेडशॉ, स्टॉक एक्सचेंज की सालाना रिपोर्ट, कैली की डायरेक्टरी, एक होजू और एक स्थानीय डायरेक्टरी पड़ी थी। पायरो ने ABC उठा ली। ट्रेन का समय देखने का बहाना किया, मिस्टर पार्ट्रीज का शुक्रिया किया और इजाज़त ली। हमारी अगली मुलाकात अल्बर्ट रिडल से थी और बिल्कुल अलग किस्म की थी। अल्बर्ट रेल की पटरी बिछाने वाला था। उससे मुलाकात उसकी घबराई हुई पत्नी द्वारा की गई। बर्तनों की खटखट, उसके गुर्राते कुत्ते और खुद रिडल के उल्टे रवैये के बीच हुई। वह एक लंबा चौड़ा बेढंगा आदमी था, चौड़े मुंह और छोटी छोटी शक्की आंखों वाला। उसे मीट पाई खाने की आदत थी, गहरी काली चाय के साथ। उसने अपने प्याले के सिरे के ऊपर से गुस्से में हमें देखा। जो भी मैं जानता हूँ एक बार बता चुका हूँ। नहीं, वह गुर्राया। वैसे भी इसका मेरे साथ क्या वास्ता? पुलिस को बता चुका हूँ और अब फिर से एक जोड़ी कमबख्त विदेशियों के आगे दोहराऊं? पायरो ने एक हंसती उड़ती हुई सी निगाह मेरी ओर डाली और कहा, सच कहूँ तो मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर तुम करोगी भी क्या? खून का मामला है। नहीं, बहुत सावधान रहना पड़ता है। बर्ट, अच्छा यही है कि ये सज्जन जो चाहते हैं इन्हें बता दो, उसकी औरत ने कहा। तुम अपना जला हुआ मुंह बंद रखो, वह शैतान चिल्लाया। मेरे ख्याल में तुम अपने आप पुलिस के पास नहीं गए, पायरो ने बीच में ही टिप्पणी की। किस लिए जाता? ये मेरा सरोकार नहीं था। अपना अपना ख्याल है, पायरो ने उदासीनता से कहा। एक कत्ल हुआ है, पुलिस जानना चाहती है दुकान के अंदर कौन कौन गया था। मेरा ख्याल है कि तुम अगर खुद आगे आते तो वो ज़्यादा सही लगता। मुझे अपना काम भी करना है। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मुझे अपने आप सामने आना चाहिए था, लेकिन हुआ यह कि पुलिस को तुम्हारा नाम ये कहकर दिया गया कि तुम्हें मिसेज ऐशर के यहाँ जाते हुए देखा गया था और पुलिस को तुम्हारे पास आना पड़ा। क्या वो तुम्हारे बयान से संतुष्ट है? संतुष्ट क्यों होने लगे वो? बर्ट ने लड़ाकू ढंग से का पूछा। पायरो ने केवल कंधे झटक दिए। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं जनाब? किसी के पास मेरे खिलाफ कुछ नहीं। सब जानते हैं बुढ़िया को किसने मारा है, उसके उस हरा पति ने। मगर वह उस शाम गली में आया ही नहीं
और तुम वहाँ थे। मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तुम कामयाब नहीं होगे। मेरे लिए ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी। आप सोचते हैं कि मैं एक डिब्बा तंबाकू चुराना चाहता था? क्या समझते हैं आप कि मैं एक पागल हत्यारा हूँ? समझते हैं कि मैं... वह धमकाने के अंदाज में कुर्सी से उठा। उसकी पत्नी मिमी आई। बर्ट, बर्ट, ऐसी बातें मत बोलो बर्ट, वो सोचेंगे। अपने को शांत करो मिस्टर, पायरो ने कहा। मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारे वहाँ जाने के बारे में तुम्हारा बयान मांग रहा हूँ। तुम इसके लिए इनकार कर रहे हो? ये थोड़ा, क्या कहे, अजीब लगता है। किसने कहा कि मैं इनकार कर रहा हूँ? रीडल वापस अपनी कुर्सी में धंस गया। मुझे कोई एतराज़ नहीं। जब तुम दुकान में दाखिल हुए तब 6 बजे थे। हाँ, 1-2 मिनट ऊपर ही थे। मुझे गोल्ड फ्लेक का एक पैकेट चाहिए था। मैंने दरवाजे को धकेल कर खोला तो क्या वो बंद था? सही। मैंने सोचा दुकान बंद थी शायद, लेकिन वो बंद नहीं थी। मैं अंदर गया, वहाँ कोई नहीं था। मैंने काउंटर पर खटखट की और कुछ देर इंतज़ार किया। कोई नहीं आया, इसीलिए मैं फिर बाहर चला आया। बस इतना ही। और अब आप इसे अपनी पाइप में डालकर धुएं में उड़ा सकते हैं। तुमने काउंटर के पीछे गिरी हुई लाश को नहीं देखा? नहीं, आप ही नहीं देख पाते अगर आप उसे ढूंढ ही न रहे होते। क्या वहाँ आसपास कहीं रेलवे गाइड भी पड़ी थी? हाँ थी, उल्टी पड़ी हुई। मेरे मन में यह आया कि शायद बुढ़िया को अचानक कहीं जाना पड़ा और वह दुकान बंद करना भूल गई। हो सकता है तुमने वो रेलवे गाइड उठा ली हो और उसे काउंटर पर इधर से उधर रख दिया हो। मैंने उसे छुआ भी नहीं। मैंने वही किया जो मैं बता रहा हूँ। और जब तुम वहाँ पहुँचे तो तुमने दुकान में से किसी को निकलते भी नहीं देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं कहता हूँ मेरे पर ही सारा ध्यान क्यों? पायरो उठ खड़ा हुआ। कोई तुम पर फोकस नहीं कर रहा अभी के लिए। गुड इवनिंग मिस्टर। वह उस आदमी को खुले मुंह छोड़कर निकल आया और मैं उसके पीछे हो लिया। गली में आकर उसने घड़ी देखी। दोस्त, अगर हम जल्दी जल्दी करें तो 7-2 वाली गाड़ी पकड़ सकते हैं। चलो हम जल्दी से रवाना हो।